जेब से लगना शुरू हो गया। यहाँ तक कि हमको स्थितियाँ हमारी ये हो गई कि हमें विद्यालय बंद करने की स्थिति में बैठे का तो हमें एक नए पैसे का भरोसा नहीं है, ना सरकार देगी। क्योंकि जो हम जागरण देखते हैं तो सरकार केवल अपने विद्यालयों को फोकस करने में लगी हुई है। विद्यालयों की रंगाई पुताई अच्छी, डेंट पेंट अच्छा, और अध्यापक बैठे बैठे खाएं, मिड डे मील का भोजन करें, जयराम जी की चली। तभी शिकायत करता है जब अभिभावक की शिकायतों को सुना नहीं जाए, वो ब्लास्ट करता है। अगर टाइम टू टाइम गार्जियंस को काउंसिल किया जाए, उसे मोटिवेट किया जाए, बातचीत होती रहे, तो उनके प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट होते रहते हैं और वो बजाय डिमोटिवेट के कोऑपरेटिव हो जाते हैं। आपको सपोर्ट करना, सरकार का सहयोग करेंगे और जनहित में हम अपने कॉलेज को चलाएंगे। लेकिन कितनी बड़ी परेशानियां हैं इसको आपको दर्शाना होगा, और कॉलेज में भी आप आगे देख लीजिए कि बच्चों की स्थिति क्या है। जब तक हम सुविधा नहीं देंगे बच्चे आएंगे नहीं, और सुविधा हमको देनी पड़ेगी। एन केन प्राकरण चलाएंगे उसको, और एक बार हम ट्राई करेंगे, अगर हम चला पाएंगे तो चलाएंगे, अन्यथा हम अपना स्कूल बंद कर देंगे। पूर्णता नहीं पूरा हो पाया क्योंकि उतना टाइम मिला नहीं, और 2 महीने बाद एग्जाम होने वाले, बोर्ड का एग्जाम हो, मार्च अप्रैल में एग्जाम होंगे। इसकी वजह से बच्चों का जो सिलेबस आज 3-4 महीने पहले हो जाता था वो नहीं हो पाया। तो इस बच्चे से जो रिजल्ट रहेगा हमारा, तो वो कुछ ना हर मतलब मेरे कहने का मतलब हर विद्यालय का और रिजल्ट कम से कम 20-25% डाउन रहेगा। क्योंकि जब सिलेबस ही पूरा ना होगा, पढ़ाई नहीं हो पाई, तो बच्चे बोर्ड में लिखेंगे क्या? देखिए सर, फीस देने का तो एक मुद्दा रह ही नहीं गया था। यहाँ तो अपनी जिंदगी बचाने का एक सवाल आ गया था, और सिस्टम में इतनी सारी चीजें समस्या आ रही थी कि अपने घर में अपने गार्जियन के बीच में रहना और साथ में अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। हम उन ज़रूरतों की जद्दोजहद में समस्याओं से घिरे हुए थे और संघर्ष भी कर रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को बुंदेलखंड मिरर में, और इस समय मैं कस्बा बीमार में मौजूद हूँ। बात करें कि कोरोना के बाद बाकी सेक्टर तो धीरे धीरे शुरू हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ तो शिक्षा सेक्टर प्रभावित हुआ था। और प्राइमरी की बात करें तो सरकार ने अभी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है कि मार्च के बाद खुलेंगे, अप्रैल के बाद खुलेंगे। उसी को लेकर हमने एक स्टोरी तैयार की है, काफ़ी लोगों से बातचीत की। कहते हैं कि एक स्कूल होता है तो वो 100 जेलों के दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन आज की स्थिति देखें, जब हमने लोगों से बात की तो कई स्कूल के प्रबंधक ये कह रहे हैं कि हम आगे स्कूल चला पाने की स्थिति में नहीं है, हमें स्कूल बंद करने पड़ेंगे। तो सोचिए, अगर स्कूल बंद होते हैं तो जनपद की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा जाएगी। तो चलिए, आज मैं कस्बा बीमार में हूँ तो उदयभान इंटर कॉलेज के प्रबंधक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आगे सर्वाइव करना आसान रहेगा या नहीं। और कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन हुआ, इतने महीने स्कूल बंद रहे, तो कैसे सैलरी दी गई शिक्षकों को और कैसे क्या हुआ। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे हम आपका परिचय चाहेंगे। मैं उदयभान सिंह जी। सबसे पहले धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ कि जो आपने इतनी बड़ी व्यवस्था दी, क्योंकि बुंदेलखंड में जी ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला। यहाँ के स्कूलों की स्थितियाँ बड़ी खराब हैं। अब एक पक्ष से तो नहीं कहा जा सकता, जबकि कोरोना काल में चलिए स्कूल बंद थे तो हमने भी बंद रखा और बच्चे भी नहीं आए, तो सैलरी हमको पूरी देनी पड़ी। इसलिए बीच बीच में सरकारों ने ये ऐलान किया हुआ था कि अगर सैलरी इकट्ठा न दे पावे तो उसको जो है पार्ट में दें। अगर मान लीजिए हम उन टीचरों को हटा भी देते हैं तो हमारे सामने दूसरी स्थिति पैदा हो जाएगी। हमारे जो टीचर चले जाएंगे वो दोबारा हमारे कॉलेज में नहीं आ पाएंगे। तो हमारी मजबूरी थी, उस मजबूरी को हमने चलाया किसी भी तरीके से। दूसरी बात है कि बुंदेलखंड में मैं ज़रा पीछे जाना चाहता हूँ आपसे, कि जो हमारे यहाँ मार्च से सेशन चालू करा दिया गया था, उसकी वजह से बुंदेलखंड बिल्कुल ही उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये थोपी गई थी व्यवस्था। जुलाई से जो सत्र चलता था वो बहुत अच्छा था। सुना है कि अभी कुछ न्यूज आ गई है और अब जुलाई से ही सत्र चलेंगे, तो काफ़ी स्थिति यहाँ से सुधर जाएगी।
लेकिन सरकार इस बारे में ध्यान ही नहीं देना चाहती है। अब कोरोना काल खत्म हो गया है तो गार्जियन भी शिथिल हो गया, बच्चे भी शिथिल, क्योंकि जो ऐलान होते हैं सरकार की तरफ से कभी अच्छे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी उसको बिड्डा कर लेते हैं, कभी खोल देते हैं। बुंदेलखंड की स्थिति बड़ी खराब है शिक्षा के बारे में। मैं अपने कॉलेज को जिस तरीके से चला रहा हूँ, मैंने किसी से एड नहीं ली, मैंने किसी से पैसा नहीं दिया, किसी नेता का पैसा नहीं लगा, और एक आदर्श के रूप में मैंने अपने कॉलेज को चलाया। मेरी स्ट्रेंथ 900 थी, आज इस समय स्ट्रेंथ 600-650 है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे स्कूल में 10 लड़के, 15 लड़के, 16 लड़के आते हैं। जो सरकार ने गाइडलाइंस चालू की थी कि आप जो है उससे स्मार्टफोन के द्वारा आप ऑनलाइन पढ़ाई कराइए, लेकिन उससे हमारे यहाँ इतने गरीब बच्चे हैं जिनके यहाँ ये सुविधा नहीं है। पता नहीं किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, क्या किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जितने भी सेंटर थे सब तोड़ दिए गए बुंदेलखंड के, और एक एक कॉलेज में 15-15, 1600 बच्चे रखे गए। हम लोगों को जो वित्त विहीन कॉलेज हैं उन पर ज़बरदस्ती की गई कि आप फर्नीचर दीजिए, ये करिए, व्यवस्था करिए, सारी व्यवस्था करिए, जबकि ये नियम है ही नहीं कि 400-450 बच्चे से ज़्यादा एक सेंटर में होना चाहिए। इसके बाद हमारा कॉलेज जो है संवेदनशील नहीं है। केवल ज़िले में मेरा एक ही कॉलेज है जो संवेदनशील नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस विषम परिस्थितियों में यदि ये चैनल इसको जोरदारी से उठा रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होगी, और इस विषय को आप छोड़ें ना, और इसको बराबर न्यूज़ में देते रहें। और बात करें कि अगर आगे की स्थिति के बारे में, कि सरकार जैसे जुलाई के बाद शुरू करने का ऐलान कर दिया है, तो जो पीछे अगर जाएं हम कि 6 महीनों में आपकी व्यवस्थाएं थी जो वो सुचारू रूप से चला पाना आपके लिए आसान रहेगा या नहीं, उसके बारे में बताएं। सुचारू रूप से चलाने में तो हम लोग अभी इस समय सक्षम नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम किन्हीं भी परिस्थितियों में जैसे भी होगा हम सरकार का सहयोग करेंगे और जनहित में हम अपने कॉलेज को चलाएंगे। लेकिन कितनी बड़ी परेशानियां हैं इसको आपको दर्शाना होगा, और कॉलेज में भी आप आगे देख लीजिए कि बच्चों की स्थिति क्या है। जब तक हम सुविधा नहीं देंगे बच्चे आएंगे नहीं, और सुविधा हमको देनी पड़ेगी। केन प्राकरण चलाएंगे उसको, और एक बार हम ट्राई करेंगे, अगर हम चला पाएंगे तो चलाएंगे, अन्यथा हम अपना स्कूल बंद कर देंगे। और हम लोग बंद करने की कगार में हैं बिल्कुल। अब हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। नहीं तो अगर बात करें कि जो गार्जियंस हैं तो उनको लेकर कुछ शिकायतें हैं कि लोग फीस नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ऑनलाइन कर दिया सरकार ने, लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात करें तो उनकी भी एक मजबूरी है कि कनेक्टिविटी ना होना, स्मार्टफोन ना होना। तो गार्जियंस को लेकर आपका क्या कहना है? मैंने गार्जियंस के यहाँ जाके सारे टीचरों को भेजा। कुछ गार्जियन जो जागरूक हैं वो कॉलेज में भी आए, उनसे भी मेरी बात हुई। उनका सीधा सीधा कहना है कि हमारे बच्चे जाते नहीं, हमारे पास फ़ोन नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो हम फीस कहाँ से देंगे। और स्थितियाँ भी खराब रहीं तो उनको भी हम दोष नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर किसान लोग हैं, और इस समय किसान आंदोलन चल ही रहा है। सरकार की स्थिति वैसी भी गड़बड़ है, और किसानों की स्थितियाँ बड़ी खराब हैं। जब से देश आज़ाद हुआ किसानों के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा, क्योंकि किसान की आमदनी 19% बढ़ी और 170% राज्य कर्मचारी अन्य लोगों की बढ़ी। तो किसान तो वैसे भी गरीब है, उसकी तो स्थितियाँ बहुत खराब हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप राज्य सरकार से भी कहूँगा कि हमारे कॉलेजों की कम से कम बुंदेलखंड की जो बिजली व्यवस्था है उसको फ्री करी जाए। फीस में जो हम लोग ले रहे हैं, जिस तरीके से ले रहे हैं, जैसे चला रहे हैं, हम आधे से आधे कम से कम 25% बच्चों के जो हमारे अल्पसंख्यक या वो
SC या जनजात के लोग हैं उनकी मैं पूरी फीस माफ़ किए हूँ और उनको फ्री मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। तमाम ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी जूझते रहेंगे। लेकिन सरकार का निर्णय एक तरीके का होना चाहिए, स्थितियाँ जिसमें सुधार हो, जनता का विश्वास हो, लोगों का विश्वास हो, तभी वो कॉलेज चल पाएंगे। हम एक बार प्रयास करेंगे, हैं इसी स्थिति में नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और पंचायत चुनाव जो है उनका आगाज हो चुका है। भाजपा, कांग्रेस सभी पार्टियां मन बना चुकी हैं और आम आदमी पार्टी भी इस बार उतर के आ रही है। तो उनके लिए ये एक मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुद्दा तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग जो है इतने जागरूक नहीं हैं जो वास्तविक मुद्दा को उठा के किसी बात को उठावें। और आज जो देश की राजनीति चल रही है वो बहुत ही अपने मतलब की चल रही है। जहाँ भी चुनाव होते हैं जातवाद, दूसरी व्यवस्थाएं, दंगा भड़काना, ये सब सारी बातें चलती रहती हैं और इस पर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि एक माहौल बन चुका है। चाहे वो आम पार्टी हो, चाहे वो आपकी भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इतना प्रलोभन देते हैं। मेरा ये कहना है कि जो उनका मैनिफेस्टो जारी करते हैं वो अपना, अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो इस पार्टी को ही सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जनता गुमराह होती है कि हम कर्ज माफ़ कर देंगे, फीस माफ़ कर देंगे, बिजली का पैसा नहीं लेंगे। और सरकार जब अपने फुल फॉर्म में आ जाती है तो वो कुछ नहीं करती है सिवाय एक परेशानी की वजह से। तो हमारा ये कहना है, चुनाव आयोग से कहना है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी इनका वो क्या बोलते हैं मैनिफेस्टो निकालते हैं उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए और उस रजिस्टर्ड में यदि जनता की जो भी इन्होंने देनदारी रखी है नहीं देते हैं तो उस पार्टी को सस्पेंड कर देना चाहिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब देख रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को बुंदेलखंड मिरर में। और कल हम जिले भर में घूमे जहां कई लोगों से बातचीत की। आज हम हमीरपुर मुख्यालय में हैं जहां के जयपुरिया स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि जब कोरोना आया और लॉकडाउन हुआ तो स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि ज़िले की शिक्षा व्यवस्था चरमरा सी गई। कई स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल हैं, खासकर वित्त विहीन, की सरकार की ओर से कोई मदद नहीं अभी तक मिली है और सरकार इस बारे में सोच भी नहीं रही। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि उस दौरान क्या चुनौतियां सामने आईं और कैसे इन लोगों ने सरवाइव किया। तो सर, सबसे पहले आपका हम परिचय चाहेंगे, आप अपना नाम बताएं। जी, मैं डॉक्टर अरुण पाराशर हूँ जी। बेसिकली बनारस से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, जब कोरोना आया और लॉकडाउन हुआ तो बच्चों की कई लोगों के एग्ज़ाम छूटे और पढ़ाई भी जो थी वो भी छूटी। तो उस दौरान जो बच्चे थे कैसे आपके गेट इन टच में रहे? चलिए देखिए, इसे एक तरह से एजुकेशन डिजास्टर कहा जा सकता है। सारे एजुकेशन सिस्टम को इसने डिस्ट्रॉय किया, फेल किया। लेकिन फिर भी जो अवेयरिंग स्कूल्स थे या अवेयरिंग इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने नए तरीके से व्यवस्थाओं को संभाला। हालांकि बहुत से छोटे छोटे स्कूल्स में संसाधनों की कमी रही, वो ऑनलाइन अपने प्रोसीडिंग्स नहीं कर पाए तो उनकी एजुकेशन सिस्टम फेल हुए। लेकिन जो भी प्रॉस्परस स्कूल थे, कैपेबल स्कूल्स थे, उन्होंने ऑनलाइन को लेके काफ़ी संजीदगी जताई, संसाधन जुटाए, टीचर्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को अवेयर किया। अच्छा। और किसी न किसी माध्यम से गूगल मीट से, जूम से और भी तमाम सारे चैनल्स हैं, ऐप्स लेके बच्चों को कनेक्ट करके रखा। जैसे हम लोग स्कूल से अभी हम लोग ऑनलाइन ही रन कर रहे हैं। बाकी कुछ स्कूल्स ने गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज थी 9 to 12 को ऑफलाइन चलाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन वो डुअल पॉलिसी से भी एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा था कि आप ऑफलाइन भी करवाएंगे, ऑनलाइन भी करवाएंगे। तो ऑनलाइन को लेके हमने सारे सिस्टम को ऑनलाइन ही रखा है। बाकी हम लोगों के पास सारा सिस्टम है। बच्चे भी ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडस्केप्स का भी इस्तेमाल करते हैं और गूगल मीट और सारे सॉफ्टवेयर से बच्चे अवेयर हैं। और गूगल फॉर्म वगैरह पे क्वेश्चन पेपर अप्लाई करना बच्चों के लिए एक ईजी वे हो गया। अब उतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ चुनौतियां हैं, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ हैं और तमाम सारे इश्यूज़ हैं। और अगर बैकवर्ड
एरिया से बच्चा है तो उसको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। लेकिन अच्छे स्कूल्स में जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर से हैं, हेडक्वार्टर से हैं, तो उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और बल्कि कंफर्टेबल हैं। टीचर्स भी कंफर्टेबल है। पहले टीचर्स को लीव लेना होता था, अब टीचर्स कहीं भी रह के कहीं से भी अपना क्लास रन कर सकता है, उसका इधर उधर जाना भी हो पा रहा है और क्लास भी कंटिन्यू रन हो पा रही है। तो कुछ चुनौतियाँ भी हैं और कुछ आसानी भी हैं। बिल्कुल, जो बच्चे थे, जैसे छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, ये मानिए कि उन्हें तो कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है चीज़ों की, तो उन लोगों के लिए जो अभिभावक क्या हेल्प कर रहे थे उस समय नहीं कर रहे थे? देखिए, एक शुरुआती दौर तो चैलेंज का था, क्योंकि पेरेंट्स इस चीज़ से अवेयर नहीं थे, टीचर्स भी इस चीज़ से अवेयर नहीं थे। ये मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो इससे पहले शायद 1% ही रेशियो टीचर्स का रहा होगा जिन्होंने जूम का इस्तेमाल किया होगा या गूगल मीट का इस्तेमाल किया होगा। ये या तो सरकारी सॉफ्टवेयर्स में यूज़ किया जाते थे या मीडिया में यूज़ किए जाते थे। नॉर्मली स्कूल स्पेस का यूज़ नहीं होता था। लेकिन इसके बाद आने से टीचर्स एक्टिव हुए और बार बार ट्रेनिंग सेंटर्स या ट्रेनिंग दे के टीचर्स को और बच्चों को एक्सपर्टाइज़ किया गया। फिर नई जनरेशन टेक्नोलॉजी में स्मार्ट रहती है, बड़ी जल्दी पिकअप करते हैं और टीचर्स में भी यंग जनरेशन है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो हमारे भी टीचर्स में सभी इस तरह से करने में इजी फील कर रहे हैं, बच्चे भी इजी फील कर रहे हैं। अभी हम लोगों के स्कूल से ही एक अकरम अली हैं, उन्होंने पूरे फेसबुक पे एक रेवोल्यूशन मचा रखी है। askquestion.com करके कुछ उन्होंने अपना बनाया है। अच्छा। और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनका पॉपुलैरिटी हो गया है। तो अच्छा हो रहा है। अगर बात करें कि जैसे पेरेंट्स थे जो, तो उस समय ये था कि पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है और ऑफलाइन की बात होती है तो दूसरे लोग फीस देने में आनाकानी नहीं करते। ऐसा कुछ आपको देखने को मिला इस बीच दौरान? देखिए, ये एक भ्रामक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स ने ऐसे डिसीजंस दिए कि पेरेंट्स को फ़ीस क्यों पे करनी चाहिए जब एजुकेशन नहीं है, लेकिन इसको हम लेबरशिप से क्यों चार्ज करें। जो स्कूल या इंस्टीट्यूशंस में टीचर वर्किंग हैं तो वो लोग तो सैलरी पे ही डिपेंड है, उनकी भी अपनी फैमिली है। तो फीस ना देने वाला तो हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया कि ऐसा नहीं है, फ़ीस तो पे करना ही है, लेकिन उनसे एक्स्ट्रा फीसेस नहीं लिए जाएँ। बस ट्रांसपोर्ट, एनुअल चार्जेस, तमाम सारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स होते हैं स्कूल्स के, वो अप्लाई नहीं किए जाएँ पेरेंट्स पे। बाकी ट्यूशन चार्जेस करने चाहिए, क्योंकि ट्यूशन तो टीचर दे ही रहा है बच्चों को, और एक नॉर्मली टीचर को भी सपोर्ट रहता है, नहीं तो सिस्टम भी फेल होगा। तो हम लोगों ने भी बहुत सारे चार्जेस फ्री ऑफ किए, लेकिन ट्यूशन हम लोग ट्यूशन चार्जेस अप्लाई कर रहे हैं और पेरेंट्स पे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस दौरान जो आपका स्टाफ था कि टीचर जो थे वो भी एक तरीके से प्रभावित हुए कि अब जैसे काम होता है, काम से लोगों को प्यार होता है, बीच में उनका स्कूल आना जाना बंद हुआ, तो स्टाफ का जो सपोर्ट रहा आपके साथ वो कैसा रहा? ये डिपेंड करता है कि आपका लीडर कैसा है और साथ साथ आपकी जो सपोर्टिंग टीम है वो किस तरह से आपको लेती है, लाइटली लेती है ये नहीं है, आप उसे कितना मोटिवेट कर पाते हैं। तो वैसे मैंने देखा है कि अभी तक स्टाफ को लेके कोई इशू नहीं आया। हमारा जो कंटिन्यू स्टाफ शुरुआत से ही था वो अभी भी रन अप पे है और असंतुष्टि स्टाफ को नहीं है। अगर थोड़ा बहुत तो देखिए वर्किंग इंस्टीट्यूशंस में रनिंग ऑफलाइन में भी होती ही है, तो उसके लिए गाइडलाइन और मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। वो टाइम पे हम लोग करते रहते हैं और टीचर्स अच्छा कर रहे हैं। अभिभावकों से कुछ शिकायत आपको, जो गार्जियंस पेरेंट्स थे, तो उनसे कोई शिकायत की इस दौरान उन लोगों ने आपको परेशान किया? अगर नहीं, देखिए मेरा जो मानना है कि अभिभावक तभी शिकायत करता है जब अभिभावक की शिकायतों को सुना नहीं जाए, वो ब्लास्ट करता है। अगर टाइम टू टाइम गार्जियंस को काउंसिल किया जाए, उसे मोटिवेट किया जाए, बातचीत होती रहे, तो उनके प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट होते रहते हैं और वो बजाय डिमोटिवेट के कोऑपरेटिव हो जाते हैं, आपको सपोर्ट करने लगते हैं। सब चीज़ें उतार चढ़ाव के बाद अपने धर्रे पर आ रही हैं, तो लोगों के लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए कोई भी डिजास्टर हो या कोई भी कैलेमिटी, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपदा हो, तो अगर मानसिक रूप से हम कमज़ोर होते हैं तो आपदा वाकई हमारे लिए भयंकर परिणाम वाली होती है। लेकिन हम मना स्थिति अगर स्ट्रॉन्ग रखते हैं, स्थिति हमारी ठीक रहती है, तो वो आपदा हमारे लिए एक चुनौती का काम करती है। फिर भी अगर हम उसको चैलेंज लेके और उसे फाइट करते हैं, तो वो मोदी जी का भी यही कहना है कि आपदा अवसर में बदल जाती है। तो ये जो आपदा आई, वाकई इससे एजुकेशन सिस्टम ब्रेक हुआ, लेकिन अब जो नया एजुकेशन सिस्टम होगा वो पुराने सिस्टम के बजाय बेहतर होगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बुंदेलखंड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को बुंदेलखंड में। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल स्टोरी। चलिए आपको एक और स्कूल के प्रबंधक जी से मिलवाते हैं।
तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं रघुनाथ विश्वकर्मा निर्माण का निवासी हूँ और मैं दिव्यांगता श्रेणी में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से बुंदेलखंड उपाध्यक्ष हूँ। तो जो आप स्कूल चला रहे थे उसका क्या नाम? कलावती शिक्षा सदन के नाम से संस्था है और ये कलावती शिक्षा सदन समिति के नाम से संस्था और विद्यालय कलावती शिक्षा सदन प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल दोनों। बिल्कुल। और जो ये कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो इसकी वजह से जो स्कूल था तो शिक्षा का स्तर और क्या क्या प्रभावित हुआ? शिक्षा का स्तर तो जहाँ से लॉकडाउन हुआ, जहाँ से एक भी विद्यार्थी पढ़ने नहीं आया, न एक भी विद्यार्थी को बुलाया गया, क्योंकि बहुत बड़ी शंकाग्रस्त मामला था। इस कारण से वहाँ पर आने के लिए तो क्या इतना था कि जब कोई निकल नहीं रहा था घर से तो आना तो बहुत स्वाभाविक बात है। अब अध्यापकों का वेतन देना है, क्योंकि 11 अध्यापक वर्किंग कर रहे थे, उनका वेतन देना हमारे लिए इतना असहनीय हो गया कि हमारा जेब से लगना शुरू हो गया। यहाँ तक कि हमको स्थितियाँ हमारी ये हो गई कि हमें विद्यालय बंद करने की स्थिति में बैठे हुए। अब हमारी स्थिति भी नहीं है कि हम इतने बड़े धर्म पैसे वाली भी नहीं, हम उसको अपनी बात रखें, तो हम तो केवल एक शिक्षा के प्रति, एक अच्छी शिक्षा मिलने के प्रति हम अपने विद्यालय का विधिवत संचालन करते थे। लेकिन जहाँ से ये कोरोना काल आया है और कोरोना काल में जहाँ से लॉकडाउन लगा है, वहाँ से आज की स्थिति में हम बिल्कुल विषम परिस्थितियों से गुजर रही स्थितियाँ। सच्चाई इस पर है कि हम वेतन देने में भी असमर्थ हैं जो हमारे अध्यापक। तो हमने तो उनको यहाँ तक कि मना कर दिया कि भैया अपनी अपनी व्यवस्था बनाइए जैसे भी हो सके। आज की स्थिति में हम बिल्कुल धरातल पर बैठे हुए हैं। अब हमारे पास ना तो कोई छात्र मिल रहा दिखाई दे रहा है, दिखाई क्या दे रहा, जब अभी तक विद्यालय नहीं खुले हैं तो आगे क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कोरोना काल में। बिल्कुल आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा खासकर, और बहुत लंबा। सरकार इस पर क्या कुछ कर सकती है उसके बारे में? सरकार का तो हमें एक नए पैसे का भरोसा नहीं है, ना सरकार देगी, क्योंकि जो हम जागरण देखते हैं तो सरकार केवल अपने विद्यालयों को फोकस करने में लगी हुई है। विद्यालयों की रंगाई पुताई अच्छी, डेंट पेंट अच्छा, और अध्यापक बैठे बैठे खाएं, मिड डे मील का भोजन करें, जयराम जी की चले जाओ, इतना काम है, बकाया कुछ नहीं। सरकार को जो वित्त विहीन है स्कूल, उन पर ध्यान देना चाहिए, ये आपका कहना है? हमारा कहना तो है, लेकिन हम समझ भी रहे हैं कि सरकार जब अपने कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पा रही है तो हमारा क्या करेगी। हम तो यही कहेंगे सीधा, हम लोगों पर तो निगाह भी नहीं है, और कड़ाई का पालन अनुपालन करने के लिए कड़ाई तो चाहे जितनी कर दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से हमको अब कहीं मिलने की क्षमता हो। हमारे जो लोग हम लोग फीस भी लगाए हैं, वो फीस नहीं हमारी मिल रही है, क्योंकि जब बच्चे नहीं आएंगे पढ़ने के लिए फीस देने वाला कौन होगा। तो हमारे ऊपर बहुत विषम समस्या है। हम लोग पर ऐसी चुनौती से गुजर रहे हैं कि हमारे लिए तो अभी स्थितियाँ बिल्कुल जीरो में पहुंच रही हैं। बिल्कुल आगे अगर 1-2 महीनों में स्थितियाँ सुधरती हैं तो आगे का जो है कि आपका सर्वाइव करना कैसा रहेगा? जब हमारा पूरा फेर बिगड़ गया, पूरा का पूरा फेर खराब हो गया, हम लोगों के पास अब कुछ स्थितियाँ नहीं हैं, बैकअप नहीं है, तो हम लोग कैसे इसको, हमको जिस प्रकार से हमने शुरुआत में मेहनत की थी इसी प्रकार से आज भी हमें यदि हम चलाना चाहते हैं तो हमें 1, 2, 3 से गिनती गिनना पड़ेगी, तब कहीं हमारा पहुंच सकता है। उस स्टेज पर भी नहीं पहुंच पाएगा जिस स्टेज पे हमारे यहाँ 400 छात्र संख्या रही है। और आज की स्थिति में हमें ये दिखाई दे रहा है कि हम करें तो क्या करें, अब हमारी सोच में नहीं आ रहा है। बात करने के लिए बहुत बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड मिरर, और आज मेरे साथ एक प्राइवेट टीचर हैं, तो चलिए उनके पास चलते हैं, उनसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयकरण कुशवाहा है, मैं फिजिक्स और मैथ पढ़ाता हूँ इंटर लेवल तक। तो अभी तो कोरोना काल में कोचिंग यथास्थायी है, कहने का मतलब ये है कि बंद पड़ी है।
पहले क्या था, जब कोरोना नहीं था तो सुचारू रूप से क्लासेस चलती थी, बच्चे टाइम से आते थे, टाइम से हम लोग हर विषय पढ़ाते थे, बच्चा रुचि लेते थे। लेकिन अभी कोरोना आने की वजह से सरकार ने परमिशन न देने के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है, और इस प्रभावित के कारण एजुकेशन जो इस वर्ष का रिजल्ट है तो उसमें काफ़ी प्रतिशत डाउन रहेगा, क्योंकि जैसे शिक्षा सुचारू रूप से चल रही थी तो उस हिसाब से नहीं चल पा रही है, क्योंकि सभी बच्चे डरते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सभी उस तरह का जो माहौल होना चाहिए वो माहौल नहीं है। बच्चों के अंदर डर है, और डर भय के कारण गार्जियन भी नहीं, शिक्षा का स्तर डाउन रहा, और उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक रही है। और उसमें क्या कहने का मतलब, जो पैसा आता तो उससे भरण पोषण, बच्चों की फीस है, कपड़े लगते हैं, इसके बाद खाना पीना, खाद्य सामग्री, तो पूरा एक साल प्रभावित रहा उसकी वजह से, पैसे की वजह से। तो आर्थिक दिक्कतें काफ़ी आई, समस्याएं, स्वास्थ्य में भी काफ़ी प्रॉब्लम आई बच्चों में, घरों में। तो इस तरह से जीवन काफ़ी प्रभावित रहा है। कोरोना इसका मेन रीजन रहा है। इस वजह से कोई जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो घरेलू महिलाओं को काफ़ी ऐसे फैमिली रहे हैं जो एजुकेशन से जुड़े हैं, इंस्टीट्यूट में चला रहे हैं, तो प्रभावित रहे। तो इससे कई दिक्कत का सामना हो, पैसा क्योंकि काफ़ी ऐसे उस पर हम लोग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सब अर्थ पर निर्भर थे, इस वजह से हम लोग काफ़ी जो दिक्कतों को सामना का किसी तरह से हमने निर्वाह किया और उसको सुचारू रूप से चलाया। काफ़ी समस्या आई, लेकिन उन समस्याओं को पार करके धीरे धीरे हमने कोरोना काल खत्म होने की स्थिति में आया है। तो उस तरह से अब पुनः सुचारू रूप से कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं और शिक्षा का स्तर थोड़ा उत्थान की ओर जा रहा है, लेकिन जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए वैसी शिक्षा नहीं। बच्चों का जो सिलेबस है, कोर्स भी पूर्णतः नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि उतना टाइम मिला नहीं, और 2 महीने बाद एग्जाम होने वाले, बोर्ड का एग्जाम मार्च अप्रैल में एग्जाम होंगे। इसकी वजह से बच्चों का जो सिलेबस आज 3-4 महीने पहले हो जाता था वो नहीं हो पाया। तो इस बच्चे से जो रिजल्ट रहेगा हमारा, तो वो कुछ ना हर मतलब मेरे कहने का मतलब हर विद्यालय का और रिजल्ट कम से कम 20-25% डाउन रहेगा, क्योंकि जब सिलेबस ही पूरा ना हो, पढ़ाई नहीं हो पाई, तो बच्चे बोर्ड में लिखेंगे क्या। और पेपर के स्तर क्या है, गवर्नमेंट ने, हालांकि सरकार ने काफ़ी सिलेबस कम किया है, लेकिन उस सिलेबस कम होने के कारण भी विद्यालयों में सुचारू रूप से क्लासेस न चल पाने के कारण सिलेबस पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। इस तरह से जो शिक्षा का स्तर रहा इस बार डाउन रहा, और बच्चों को जो सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाए, और पूर्णतः सिलेबस नहीं हो पाया। तो कुछ कमियां रही, कोरोना काफी प्रभावित रहा, इसकी वजह से शिक्षा डाउन रही है। तो जो रिजल्ट आएगा, अगर बात करें कि सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराने का कर दिया कि आप ऑनलाइन ही पढ़ाइए, लेकिन सरकार ने एक तरफ ये नहीं देखा कि जो ग्रामीण अंचल हैं वहाँ कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी उतना बेटर हम नहीं दे पाते कि यहाँ बच्चे भी पढ़ पाए। तो वो जो परेशानियाँ आई कि आप तकनीकी तौर पर भी मात खाए एक तरीके से। देखिए, गवर्नमेंट सरकार ने जैसे शिक्षा दर्पण है, कुछ ऐसे एप्स लोड डाउन किए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 65% या 70% मान लीजिए आबादी जो है वो किसान वर्ग से, मजदूर वर्ग से, जो सभी मोबाइल उपलब्ध नहीं करा सकते हैं और वो शिक्षा नहीं मिल सकती। 2-4% लोगों के पास जो बिजनेस वाले हैं, व्यापार वाले हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, उनके पास मोबाइल है, तो वो फैसिलिटी दे सकते हैं, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस की। लेकिन सभी बच्चे 65 या 70% ऑफलाइन पर डिपेंड हैं, इसलिए वो उनको शिक्षा नहीं मिल पाई है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार से अपील यही करेंगे और बिना वो निवेदन करेंगे कि अभी जो टाइम शेष बचा है तो स्कूल कॉलेज वगैरह जो अपने सुचारू रूप से चलाने की मतलब अनुमति दे और गाइडलाइन जारी करें, ताकि बच्चों को जो शेष टाइम है क्लासेस चल हो जाए, जो सिलेबस बचा है वो पूर्णतः हो जाए और बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकें, पेपर में अच्छा रिजल्ट आ सके उनका और उनका फ्यूचर अच्छा बने। हम यही उम्मीद करेंगे। और आगे की जो स्थितियां हैं, अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो आगे सरवाइव करना कैसा रहेगा? देखिए, आगे स्थिति अगर इसी तरह से रहा तो देखिए, हम मजदूर वर्ग और किसान वर्ग की जो बच्चे हैं तो शिक्षा का स्तर तो बहुत ही डाउन रहेगा और परिस्थितियां, हालात ऐसी बनेंगी कि जो अर्थ से जूझ रहे हैं तो उनकी शिक्षा प्रभावित रहेगी, क्योंकि अगर स्कूल नहीं खोले, कुछ ऐसे गार्जियन है हमारे मजदूर वर्ग हैं जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा सकते, नहीं भेज सकते हैं, तो इनकी शिक्षा प्रभावित रहेगी, क्योंकि वो जो इस तरह शिक्षा का स्कूलों में कुछ पढ़ लेते हैं और कुछ कोचिंग नहीं जा पाते, जैसे 200, 250, 300, 500 फीस है तो बच्चे वहाँ नहीं कर पाए, मतलब गार्जियन वहाँ नहीं कर पाता, तो कहता बेटा स्कूल जाओ, स्कूल से पढ़ लो, सीख लो। तो इस हिसाब से वो उस तरह से शिक्षा का स्तर बहुत डाउन रहेगा इस वर्ष।
और हमारी जो शिक्षा है, जो सरकार की नीतियां हैं, उनमें थोड़ा कमियां हैं। अभी क्या कमियां हैं? जैसे संविधान में स्पष्ट कहा गया कि समानता का अधिकार है, तो हम यही कहना चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है और शहरी क्षेत्र में दोहरी शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि ये गलत है। हम यही कहेंगे जो समानता का अधिकार है, एक जैसी शहरी की हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, समान शिक्षा होना चाहिए, समान अधिकार दिया गया है। क्योंकि हमारा संविधान में स्पष्ट लिखा गया है अनुच्छेद 24 में कि सभी यानी कि 14 साल से बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, जो कि स्कूलों में मिलती है, प्राइमरी से लेकर जूनियर, इस तरह से इंटर कॉलेज तक, और एजुकेशन वगैरह यानी कि विद्यालय है जो डिग्री कॉलेज वगैरह शिक्षा मिल रही है। लेकिन अभी क्या है, शहरों की शिक्षा का सिलेबस कुछ है। तो हम सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा मैं कि समानता का अधिकार, ग्रामीण और शहरी शिक्षा में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो ना होना चाहिए। एक समान अधिकार होना चाहिए कि बच्चे हमारे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें और उनको अवसर मिल सके, समानता का अधिकार मिले। क्योंकि वो जॉब, चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, चाहे वो पॉलिटिक्स क्षेत्र हो, चाहे वो हम कहते हैं सरकारी जॉब वाला कोई भी चाहिए। क्योंकि देहात का जो एरिया है, यहाँ ऐसे ऐसे विद्यालय की जो तकनीकी शिक्षा है, व्यवसायिक शिक्षा होनी चाहिए। सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र की है, व्यवसायिक शिक्षा होनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए। और उसमें क्या है कि सिलेबस एक होना चाहिए, ताकि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, इनको भी अवसर मिले समानता का, ये भी बढ़ चढ़ के नौकरी और अपने उसमें हर क्षेत्र में भागीदारी लें। क्योंकि जब इनको ज्ञान, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अच्छा ज्ञान होगा, तो अच्छी जगह पहुंचेंगे और अपने ग्रामीण क्षेत्रों या देहातों का विकास होगा और उनके परिवार, उनके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। तो हम यही चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा सरकार से निवेदन के कि समानता का अधिकार यानी शिक्षा जो दोहरी है, सिलेबस एक होना चाहिए, वही प्राइमरी में मतलब शिक्षा दी जाए, वही प्राइवेट एजुकेशन में दी जाए, क्योंकि ये अंतर है। एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे कि बतौर प्राइवेट टीचर आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो अभिभावकों से कुछ शिकायत है आपको कि उन्होंने आपको कहीं परेशान किया? देखिए, अभिभावक जो मेरे गार्जियन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों से हमारी कोई ऐसी वो नहीं है शिकायत, क्योंकि वो अर्थ पर निर्भर है। यहाँ कोरोना काल से निकलना, व्यवसाय करना, बिजनेस करना, खेती बाड़ी करना, जबकि गवर्नमेंट ने कह रखा था खेती बाड़ी कर सकते हैं अपना, लेकिन कुछ ऐसी दूरियां रही, नजदूरियां रही, प्रशासन ऐसे रहा कि ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग मजदूरी करने बाहर नहीं जा पाए, कुछ लोग बाहर फंसे रहे, तो उनके जो फैमिली वाले रहे, जो बैकग्राउंड रहा, वो प्रभावित रहा। क्योंकि उनको कहने के बाद मजदूरी नहीं मिल पाई, तो खाने पीने में दिक्कत आई। तो इसी तरह से हम तो पढ़ाने वाले हैं, तो हमें ये मालूम है कि जब गार्जियन के पास खाने पीने के लिए सुविधाएं ना होगी, मजदूरी ना मिलेगी, तो वह प्राइवेट बच्चों को पढ़ा कैसे पाएगा, और फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट उनकी पैसा कैसे दे पाएगा कि वो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भेज सकें, पढ़ा सकें। तो देखिए, इसमें खासी दिक्कत आई है गार्जियन के, लेकिन उनसे हमारी कोई मतलब शिकायत नहीं है। वो सिर्फ अपने पर निर्भर है, क्योंकि उनके सामने आर्थिक स्थितियाँ डगमगाई रहेंगी और स्थिति बेहतर है। क्योंकि जब मजदूरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्थ पर ही सब निर्भर है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। अर्थ यानी पैसा है, करे सब काम, दाम करे सब काम, तो बिना पैसे के कुछ नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो गार्जियन है उनकी कोई नहीं, क्योंकि उन लोगों को रोजगार नहीं मिला, बहुत से लोग बाहर फंसे रहे, दिक्कतें हुई, कई लोगों ने मतलब जाने भी गंवा दी, कई लोगों को दिक्कत आई, कोई स्वास्थ्य प्रभावित हुई। तो ये सारी कुछ है। देखिए, गवर्नमेंट ने व्यवस्थाएं की, लेकिन उसमें कुछ कमियां रहीं। तो उन कमियों को देखते हुए पब्लिक की तो काफी शिकायतें हैं, देखिए सरकार के से, लेकिन सरकार ने भी काफी प्रयास किया, सुविधाएं दी, लेकिन उन सुविधाओं का सदुपयोग नहीं मिलना चाहिए। जिनको खाना पीना मिलना चाहिए नहीं मिल पाया, जो पात्र है उनको मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। तो इस तरह से स्थितियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को बुंदेलखंड मिरर में मैं हूं सुयस, और हम स्टोरी की अगली कड़ी में हैं। आज मेरे साथ एक प्राइवेट टीचर हैं, तो चलिए उनसे परिचय प्राप्त करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। देखिए सर, मैं देवेंद्र पाठक, ऑल इंडिया कोचिंग एसोसिएशन का मेंबर, और मुझे कोचिंग के एरिया में देव कार्तिक पाठक के नाम से जाना जाता है। और मैंने इंडिया के जो एक अच्छे सिटी हैं, जो अच्छे शहर हैं, वहाँ पर मैंने पढ़ाया, जैसे कि दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, बनारस, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, और मैं अपनी कोचिंग का ऑनर भी हूँ। और मैंने ये देखा कि जो प्राइवेट टीचर हैं, जो कोचिंग चला रहे हैं, जो अपनी घर की ज़रूरतों से बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए जो अभी तक संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ये इस कोरोना लॉकडाउन की स्थिति ने आज ये स्थिति पर ला खड़ा कर दिया है कि आज टीचर
अपने मन मुताबिक न तो अपनी घर की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है और न ही समाज में जो गरीब और वंचित बच्चे हैं जो कि कुछ पढ़ना चाहते हैं, अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, बिल्कुल। उन भविष्य एक सवाल पूछना चाहेंगे जी आपसे सर। कि जब लॉकडाउन हुआ तो 2-3 महीने तो बंद रहा, लेकिन जब थोड़ा सा खुला तो बाकी सेक्टर तो खुल गए, लेकिन अगर शिक्षा के सेक्टर की बात करें, आप कोचिंग पढ़ा रहे थे जी सर, वो ऑनलाइन हो गई, जी। तो फिर आपने कैसे सरवाइव किया कि लोग फीस दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, कैसे क्या हुआ? देखिए सर, फीस देने का तो एक मुद्दा रह ही नहीं गया था। यहाँ तो अपनी जिंदगी बचाने का एक सवाल आ गया था और सिस्टम में इतनी सारी चीजें समस्या आ रही थी कि अपने घर में अपने गार्जियन के बीच में रहना और साथ में अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, हम उन ज़रूरतों की जद्दोजहद में समस्याओं से घिरे हुए थे और संघर्ष भी कर रहे थे। और जो वंचित बच्चे थे जिनके पास में, क्योंकि एक बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, वो अपने घर में अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मम्मी पापा हमें ये चाहिए, अपने गार्जियन से, अपने पेरेंट्स से ये कहता है कि हमको पेंसिल चाहिए, हमें पेन चाहिए। तो हमने अपने पॉकेट मनी से बहुत सारे गरीब बच्चे, वंचित बच्चों को पेंसिल की सुविधा मुहैया कराई और साथ में कॉपी की, साथ में ये भी था कि अपनी, पहले हमारे खर्चे ऐसे थे कि सर ये थोड़ा हंसी की बात भी हो जाएगी और एक सत्य की बात हो जाएगी जो एक सच्ची घटना पर है कि पहले हम जब पैसा कमाते थे 1 लाख रुपए महीना आता था, पता चलता था 50,000 का महीना आ रहा है, पता चल रहा है कि 80,000 रुपए महीने आ रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में ये स्थिति आ गई कि हमारे पास 10,000 रुपए भी मुश्किल हो गए आने। और हमने क्या किया कि एक समय ऐसा भी था कि हम अच्छे होटल में खाना भी खाते थे, अच्छी सुविधाओं से लैस भी थे, एसी में बैठते थे, लेकिन नहीं, हमें लगा कि नहीं, जीवन ऐसा भी अगर है। बात करें कि कोरोना के बाद एक जो है कि आर्थिक संकट तो आया ही जी, लेकिन मेंटली जो डिस्टरबेंस था, लोग घर पर भी रहे चीजें, तो आपने क्या किया उस दौरान कि नहीं कैसे आगे सरवाइव करेंगे? क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको अपने काम से प्यार होने लगता है, जब वो छूटता है तो एक नया दौर शुरू होता है, तो उसके बारे में बताएं कि कैसे सरवाइव किया उस समय आपने? हमने सर कोरोना काल में अपने आप को सरवाइव करने का एक ये था कि कुछ जो जब तक डिपॉजिट था अकाउंट में, उससे अपने ज़रूरतों को थोड़ा कम किए और कहते हैं कि समय काल के अनुसार अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा परिवर्तन ला देना चाहिए और अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा हमने कंट्रोल किया और उन इच्छाओं पर यह किया कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, छोटे बच्चों को, स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को और हमारे वंचित भाई लोगों को, जिन चीज़ों से वो वंचित हैं, हमने उन पे ज़्यादा फोकस किया और ये लगा कि 1 और 1 11 हो जाते हैं। हमने कोशिश की, जैसे कि हमारे बहुत सारे दोस्त, अच्छे मित्र थे और डॉक्टर अभिनंदन सिंह भदौरिया जी, और जैसे हमारे भाई हैं जो हमारा आज इंटरव्यू ले रहे हैं, सुरेश सिंह भदौरिया जी और पंडित राजू पंडित जी, ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र थे और जो ऑल इंडिया जो हमारे टीचर थे, जिनसे हमने थोड़ी थोड़ी मदद लेकर के जो अपना काम था, जो बच्चों की ज़रूरतें थी, उन बच्चों की ज़रूरतें पूरे करने के लिए आज आपका जो सहयोग मिल रहा है मुझे, भाई सुरेश सिंह भदौरिया जी, मैं इसका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल इस मंच पे बैठाने की कोशिश की और मैं हमेशा आपका तहे दिल से शुक्रिया आभार करूँगा कि आपने मुझे। अगर बात करें कि आगे कुछ दिनों बाद कि बाकी सेक्टर तो खुल गए हैं और धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, लेकिन जो अभी शिक्षा जगत की स्थिति है उसको देखकर क्या लगता है कि आगे ये होगा और हम आगे ये कर पाएंगे? देखिए सर, ये तो एक ऐसी बात हो गई कि आत्मविश्वास की बात आ रही है। यहाँ पर ही एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है, जिसको कहते हैं विल पावर की। अगर विल पावर की बात आती है तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि एक ऐसा देश था जापान, कि जिस पर परमाणु हमला भी हुआ था, लेकिन अगर जापान ये सोचकर अपनी किस्मत का रोना लेकर बैठ जाता कि मेरे ऊपर परमाणु हमला हुआ और हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया, तो आज वो जीवन भर रोने वाला देश बन जाता। लेकिन आज जापान एक ऐसा देश है जिसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, जहां पर कि आज ये स्थिति है जापान में कि सबसे ज्यादा
आत्मविश्वासी लोग जापान देश में ही मिलते हैं और हम भी इस कोरोना काल से एक न एक दिन विजय प्राप्त करेंगे। और ये नहीं है कि समस्याएं नहीं आती हैं, समस्याएं आती हैं, कभी कभी प्राकृतिक समस्याएं भी आती हैं। उन प्राकृतिक समस्याओं को उनको समस्याओं के रूप में लेना चाहिए, ना कि इनको ऐसे रूप में लेना चाहिए कि ये जीवन पर्यंत ऐसी बनी रहेंगी। वो कहते नहीं है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत होती है सर। अगर हम मन से हार जाएंगे तो हम जिंदगी में कभी जीतना ही नहीं जानेंगे। बस उद्देश्य हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारी नीयत ऐसी होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। और कोरोना काल कोई जन्म से तो कोरोना आया नहीं था, आज कोरोना आया, कोरोना आएगा और कोरोना जाएगा भी। लेकिन हम ये कहते हैं कि बस भाईचारा बना रहे। बस आपने मुझे ये मौका दिया कि भाईचारे के नाते और समाज में सौहार्द बना रहे। कोविड पैंडेमिक के दौरान जी सर, जो गार्जियंस थे उनका व्यवहार कैसा रहा आप लोगों के प्रति? कि आप अगर फीस भी मांगते हैं तो वो क्या व्यवहार आपके लिए ये था कि नहीं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो क्या रहा? सर आपने इतना अच्छा ये जो क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन से तो मैं आपको थोड़ा थैंक यू बोलने का मन करता है कि आपने हमारे थोड़ा मन की स्थिति को जानने के लिए, हमारी मनोदशा जानने के लिए आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि गार्जियंस पेरेंट्स का क्या रोल था कि हम अपनी स्थिति को कैसे संभालते, किस रूप में संभालते। तो आज ये स्थिति है कि गार्जियंस के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन था और कुछ गार्जियंस ऐसे थे जिनके बच्चों की फीस एकाएक तुरंत ही जमा हुई थी। जैसे कि किसी बच्चे की फीस 25,000 जमा हुई, किसी बच्चे की फीस 20,000 जमा हुई, किसी बच्चे की फीस नीट और मेडिकल की तैयारी के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, 50,000 भी जमा हुए। तो एकाएक हम तुरंत ये पैसा तो नहीं लौटा सकते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कोचिंग को चलाने में कितना सारा पैसा खर्च होता है, उस बिल्डिंग का किराया और सारी चीज। अगर बात सर प्रोफेशनल बात आती है तो प्रोफेशन में तो वो कहावत है, अच्छा तो नहीं लगता एक गार्जियन से पेरेंट्स से ये बात बोलना कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो हम ये बात एक पेरेंट्स से नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे घर में भी मम्मी पापा हैं, हमारे घर में भी पेरेंट्स हैं, हमारे घर में भी गार्जियंस हैं और हमारा भी कोई एक भाई स्टूडेंट भी है, हमारी भी बहन कोई एक स्टूडेंट है, तो हमारी भी कोई बच्ची स्टूडेंट है। तो हम किसी के बारे में, किसी के पेरेंट्स के बारे में ऐसी अशब्द तो नहीं प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना मानते हैं कि प्रॉब्लम सबके साथ आई है। कुछ हमारे गार्जियंस बहुत अच्छे थे जिन्होंने समझा कि सर हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे थे, उन्होंने सोचा कि सर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, इसलिए उनको आप बराबर करने की कोशिश भी ना करें। और कोशिश ये होनी चाहिए कि इस समाज में, बच्चों में, पेरेंट्स में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। और मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि कभी आपने हमारी समस्या समझ ली और कभी हमने आपकी समस्या समझ ली। इस समस्या को समझते हुए पेरेंट्स ने हमारी समस्या को समझा और हमने गार्जियन की भी समस्या समझे। और ये है कि आज स्टूडेंट भी हमसे सेटिस्फाइड है। धीरे धीरे स्टूडेंट भी समझ रहा है कि 1 साल तक पढ़ाई बंद रही, उस पढ़ाई बंद होने के कारण बहुत सारे बच्चे परीक्षा से वंचित हो गए, बहुत सारे बच्चे आज देखिए ट्रेन बंद हो गई, बहुत चीजें बंद हो गई। तो बच्चों ने भी समझा कि सर हमको पढ़ा रहे हैं तो हमें सुविधाएं दे रहे हैं। तो कोचिंग के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं और धीरे धीरे समस्याओं का निवारण, कहते हैं हर समस्या का समाधान जरूर होता है। बिल्कुल, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे क्योंकि हायर एजुकेशन है जो, तो कोरोना के बाद वहाँ क्या स्थितियाँ हैं, क्या बदलाव नजर आया आपको? जो प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, वही उच्च शिक्षा में भी जो प्रभावित हुए हैं बच्चे हमारे। बिल्कुल। और बच्चों के साथ साथ जो अध्यापक वर्ग है उन पर भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन है या नहीं है, लॉकडाउन तो रहा, उसके प्रभाव में प्राइवेट टीचरों को निकाला भी गया है। हर महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण या ना भी हो, उससे जो उनका घर चल रहा था, उनका जीविका चल रही थी, वो प्रभावित हुई। और उसी जीविका से उनके बच्चों का भविष्य भी जुड़ा है, उनके परिवार का भविष्य जुड़ा है।
एवं उनके आसपास के समाज का भविष्य जुड़ा है। यदि किसी को, चूँकि अर्थ युग है, अर्थ नहीं होगा तो कोई भी जो सुविधाएं वो संचालित नहीं हो सकती। बिल्कुल। और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जो, जिनके बारे में हम सबको ज्ञात है कि आपके भी घर के बच्चे होंगे, वो भी पढ़ते होंगे। जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उनका प्रभाव उतना नहीं है। और ऑफलाइन क्लासेस जो चल रही थी उनका ये था कि अभिभावक जो था तो फीस देने के लिए तैयार था, लेकिन अगर अब की स्थिति देखें तो स्थिति उलट है, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ऑनलाइन क्लासों में जो बच्चे मैनुअली जो पढ़ाई करते हैं वो एक इंटरेस्टिंग पढ़ाई करते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं वो उनका आधा दिमाग मोबाइल और कंप्यूटर की तरफ भटक जाता है और वो उन्हीं में इंटरेस्टिंग पैदा कर लेते हैं आपस में कि वो क्या बोल रही है, वो क्या बोल रहे हैं। वो एंजॉय के साथ पढ़ाई करते हैं, ना कि इंटरेस्ट के साथ। बिल्कुल। वो जो सीखते हैं, वो जो सीखना उनके लिए कारगर नहीं हो रहा है ऑनलाइन। कुछ % हो रहा है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो 100% हमें ऑनलाइन का मतलब होता है सिखाना, शिक्षा दे करके हमें सिखाना होता है और सिखाने के साथ साथ सीखना भी होता है। ऐसा नहीं कि हम केवल सिखाते हैं, बच्चों से सीखते भी हैं। उनकी एक्टिविटी, उनके जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं वो हमें सिखाते हैं, तो वो भी बाधित हुआ है। 100% हम कारगर शिक्षा नहीं कर सकते।